Assalamu alaikum and welcome back with another lecture of VLSI design। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोपगेशन डिले को स्टडी किया था। उसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी किया था कि कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है प्रोपगेशन डिले को। उसमें हमने देखा था कि सप्लाई वोल्टेज कैन बी अ गुड मेजर टू improve propagation delay, but with certain limitations, as increase in technology can limit the increase in supply voltage। और उसके बाद डिवाइस साइजिंग को देखा था कि डिवाइस साइजिंग कब यूज़फुल है और कब यूज़फुल नहीं है, क्योंकि डिवाइस साइजिंग जो है वो अगर आप केयरलेसली करेंगे तो इट कैन डिक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ योर सिस्टम। उसके अलावा फाइनली हमने पीमास और एनमास को देखा था कि कब हमें नॉइज मार्जिन्स इक्वल चाहिए होते हैं, कब हमें परफॉर्मेंस या प्रोपगेशन डिले को ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर दोनों प्रोपगेशन डिलेस इक्वल हों तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ऑप्टिमल स्पीड भी अचीव हो। तो ऑप्टिमल स्पीड अचीव करने के लिए आपको वो पॉइंट फाइंड करना पड़ता है कि किस रेशो पे पीमास और एनमास के किस रेशो पे ऑप्टिमल स्पीड अचीव होगी। तो वो हमने उसको स्टडी किया था कि ऑप्टिमल पॉइंट हमारे पास क्या होता है और उस पर क्या स्पीड आपके पास अचीव हो सकती है। आज हम पावर कंजम्पशन के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक। नॉर्मली पावर और डिले को एक साथ ही देखा जाता है। पावर मेजर करना बहुत से फैक्टर्स हैं जिसके लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल पावर मेजर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपके पास स्टैंड अलोन या एम्बेडेड सिस्टम है, आपके पास बैटरी बैक्ड इन्वायरमेंट है, तो आप या माइक्रो पावर सिस्टम्स हैं, तो वहाँ पे पावर को मेजर करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि आपके पास पावर है ही मिनिमल अवेलेबल। तो वहाँ पे आपको पावर कंजम्पशन का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए कि आपका सिस्टम कितनी पावर कंज्यूम करने जा रहा है। तो उसके अलावा एक तो बात ये होगी। उसके अलावा अगर आपके पास पावर कंजम्पशन ज़्यादा तो आपका सिस्टम हीटअप भी हो सकता है, जिससे डिवाइस डैमेज होने का भी डर है आपके पास। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भी आपके पास आपको आपके सिस्टम्स की पावर रेटिंग्स को डिसाइड करना है कि कितनी पावर ये कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा कोई हीट रिमूवल सोल्यूशन अगर आपको प्रोवाइड करना है तो फिर भी आपको पावर कंजम्पशन का ज़रूर पता होना चाहिए। उसके अलावा सप्लाई वोल्टेज की रेटिंग्स भी आपको डिसाइड करनी होती है कि कितनी सप्लाई वोल्टेज यूज़ होगी। तो वो भी बेसिकली पावर कंजम्पशन पे ही डिपेंड करेगा कि सप्लाई वोल्टेज आपके पास क्या होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आप देखें तो सप्लाई वोल्टेज की विड्थ, इंटरकनेक्ट्स अगर आप जो कनेक्ट कर रहे हैं सप्लाई वोल्टेज से, वो उसकी विड्थ भी मैटर करेगी, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली मैक्सिमम पावर रेटिंग्स से ही डिसाइड होंगी कि कितनी पावर जो है वो सिस्टम में फ्लो करेगी। उसके मुताबिक जो है वो आप इंटरकनेक्ट्स की विड्थ जो है वो डिसाइड करेंगे, थिकनेस डिसाइड करेंगे कि इंटरकनेक्ट्स की क्या होनी चाहिए आपके पास। इसलिए पावर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक है। तो आपको अब हम इसमें जो है वो पावर कंजम्पशन को मेजर करना सीखेंगे और पावर को ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सकता है, किन कंडीशंस में पावर मिनिमल कंज्यूम होती है और किस वक्त पावर मैक्सिमम कंज्यूम होती है, ताकि आपको एटलीस्ट पावर कंजम्पशन के इफेक्ट्स ज़रूर नज़र आए कि आपके सिस्टम में किस तरह से वो इफेक्ट कर रहे होंगे। तो हमारे पास जो पावर कंजम्पशन होती है, हमने इनिशियली कहा था कि दो तरह की होती है। बिल्कुल दो तरह की होती है, लेकिन हम इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। पहली डायनामिक पावर कंजम्पशन है। डायनामिक पावर कंजम्पशन जो है वो बेसिकली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटिव नोड्स की वजह से होती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअल स्विचिंग की वजह से जो आपके पास पावर कंज्यूम होती है उसे हम डायनामिक पावर कहते हैं। डायनामिक पावर का जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटिव नोड्स है। उसके बाद डायनामिक पावर में ही एक और तरह की पावर कंज्यूम भी होती है जिसे हम शॉर्ट सर्किट पावर कंजम्पशन कहते हैं। अब शॉर्ट सर्किट पावर कंजम्पशन जो है वो एक्चुअली स्विचिंग नॉर्मली आपकी डिवाइस की एक्टिविटी पे डिपेंड तो करती है, लेकिन आपकी डिवाइस उस वक्त एक्टिव नहीं होती है। आपकी डिवाइस उस वक्त ट्रांजिशन पॉइंट्स से गुजर रही होती है। अगर आपकी इनपुट आइडियल नहीं है तो फिर क्या होगा कि आपका कुछ राइज और कुछ फॉल टाइम ज़रूर होगा इनपुट का। तो उसमें क्या होगा कि आपकी डिवाइस जो है
आपकी दोनों डिवाइसेस एक टाइम पे ऑन हो सकती हैं, जिसकी वजह से सप्लाई वोल्टेज सप्लाई रेल्स के दरमियान जो है वो एक डायरेक्ट पाथ करंट का बन जाएगा। उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट करंट होगी और उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट पावर कंजम्पशन आपकी बढ़ सकती है। फाइनली स्टैटिक पावर कंजम्पशन जो है वो आपके पास कब होती है, जब आपके पास कोई स्विचिंग नहीं हो रही होती है एक्चुअली। तो ये होती किस वजह से है, रिवर्स बायस जंक्शंस की वजह से है। अब कुछ रिवर्स बायस डायोड्स भी आपके इस मॉसफेट के स्ट्रक्चर में बन रहे होते हैं, और उसके अलावा जो है वो आपके पास एक और रीजन भी होता है सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन, जिसे हम एक्चुअली कट ऑफ रीजन कहते हैं। तो वहाँ पे जो कंडक्शन हो रही होती है वो भी आपकी एक्चुअली पावर कंजम्पशन को बढ़ा रही होती है। सबसे पहले हम देखते हैं डायनामिक पावर कंजम्पशन को, कि डायनामिक पावर कंजम्पशन क्या है, किस तरह से मेजर की जाएगी। इसमें देखते हैं हम लो टू हाई ट्रांजिशन को अगर हम देखें तो लो टू हाई ट्रांजिशन में क्या होगा, आपके पास पी मास ऑन होगा, एन मास ऑफ होगा। पी मास क्या करेगा, मैक्सिमम एनर्जी ड्रा करेगा फ्रॉम सप्लाई वोल्टेज, और आपकी जो आउटपुट नोड है, कैपेसिटिव नोड है सी एल, उसको फुली चार्ज कर देगा। तो आपकी आउटपुट जो है वो चार्ज हो जाएगी। तो लेट्स से हम ये ज्यूम करते हैं कि आपके इनपुट जो है उसका कोई राइज और फॉल टाइम नहीं है, कोई स्लोप नहीं है इनपुट में। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि अगर इनपुट आइडियल है आपके पास, तो उसमें आपके पास जो पावर कंजम्पशन होगी वो सिंपली डायनामिक पावर कंजम्पशन ही होगी, यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से जो पावर कंज्यूम हो रही है वही आपके पास होगी। इस पॉइंट के बाद में भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो वैल्यू ऑफ एनर्जी टेकन फ्रॉम द सप्लाई फॉर अ सिंगल ट्रांजिशन विल बी energy taken from the supply VDD is the supply, can be measured by simple VI relation and integrating it over a finite interval. तो हमारे पास हमारा जो रेटिंग्स हैं, जो वोल्टेज चार्ज हो रही है कैपेसिटिव नोड पे, जिससे कैपेसिटिव नोड चार्ज हो रही है, वो VDD है इनिशियली ज़ीरो होगा और फिर VDD से चार्ज हो जाएगा। तो अगर आप इसको सिंपली जो है वो इस तरह से देख लें, आप इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास करंट की इक्वेशन आ गई है, CL dV out by dt। ये करंट जो डिस्चार्ज हो रही है कैपेसिटिव नोड से, एंड VDD को आपने बाहर ले लिया। उसके अलावा आपको पता है कि आपकी जो एनर्जी ड्रा होगी सप्लाई से वो ज़ीरो से VDD तक वेरी करेगी। तो हम इसको इस पर इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट आएगा, जो फाइनली एक्सप्रेशन आएगी VDD के लिए, वो होगी CL VDD²। तो ये एनर्जी जो है वो पी मॉस जो है वो सप्लाई वोल्टेज से ड्रा करेगा फॉर लो टू हाई ट्रांजिशन। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो एनर्जी उसने लो टू हाई ट्रांजिशन के दौरान ड्रा की है, एट द एंड ऑफ द ट्रांजिशन जो नोड है, कैपेसिटिव नोड है, जो आउटपुट नोड है, जो वी आउट है, उस पर कितनी एनर्जी अवेलेबल है। तो उसको भी बेसिकली आप इसी तरह वी आई को इंटीग्रेट कर लें ओवर द फाइनाइट इंटरवल 0 to VDD। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, करंट को देख रहे हैं आई VDD और वी आउट को देख रहे हैं। वी आउट क्या है, अब आउटपुट को बेसिकली इस नोड को आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली कितनी वोल्टेज अवेलेबल है एट द एंड ऑफ द ट्रांजिशन। तो बेसिकली अगेन आपने डिस्चार्ज करंट जो चार्जिंग करंट देखी कि कैपेसिटिव नोड जो है वो किससे चार्ज हो रहा है। तो आपके पास ये बन जाएगी CL dV out by dt। ठीक है, तो हमारे पास ये वी आउट भी यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या एक्सप्रेशन आएगी EC के लिए, CL VDD²/2। तो ये हमारे पास एनर्जी जो स्टोर होगी कैपेसिटिव नोड पे। ठीक है, VDD क्या थी आपके पास, वो एनर्जी जो आपके पास PMOS ने सप्लाई वोल्टेज से ड्रा की थी। और EC क्या है, EC वो एनर्जी है जो कैपेसिटिव नोड पे एक्चुअली स्टोर हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो कैपेसिटिव नोड पे एनर्जी स्टोर हुई है वो हाफ है एज कंपेयर टू द एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई वोल्टेज। इसका मतलब है हाफ ऑफ द एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय PMOS, और similarly rest of the half of the energy will be consumed by NMOS ultimately during the discharge cycle। तो ये थी आपकी डायनामिक पावर कंजम्पशन
कि एनर्जी की एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं कि इसमें पावर कंजम्पशन क्या होगी। अब पावर कंजम्पशन को अगर आप देखें तो पावर कंजम्पशन एक्चुअली क्या है, जब आप एनर्जी को देखते हैं पर यूनिट टाइम, इफ द गेट इज स्विच्ड ऑन एंड ऑफ f0 to 1 times per second, then power consumption is P dynamic is equal to CL VDD square into f0 to 1। यानी आपके पास जो पावर है वो आप जब एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट योर पावर पर यूनिट टाइम। जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है दैट इज एक्चुअली योर पावर। तो बेसिकली अब CL तो आपको पता है, VDD भी आपको पता है। CL VDD square total energy drawn and f0 to 1 is the switching frequency. This is not the simple clock frequency of the system. This is the switching frequency. स्विचिंग फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? स्विचिंग फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होगी जब आपकी जो आउटपुट नोड है वो 0 to 1 स्विच करेगी, यानी जब आपका सिस्टम 0 to 1 स्विच करेगा या आउटपुट नोड 0 to 1 स्विच करेगी, क्योंकि पावर सिर्फ उसी वक्त कंज्यूम होनी है जब भी उसकी 0 to 1 स्विचिंग होगी आउटपुट की, या आप ये कहें कि जब भी पुल अप या PMOS नेटवर्क ऑन होगा तभी सप्लाई वोल्टेज से पावर आएगी, वरना कोई पावर ड्रा नहीं होगी। पावर हमेशा चार्जिंग के दौरान जो है वो ड्रा होगी, डिस्चार्ज के वक्त जो है वो पावर कंज्यूम होगी, ड्रा नहीं होगी। तो हमने एक्चुअली ये देखना है कि पावर एक्चुअली ड्रा क्या हुई है, जो पावर ड्रा हुई है वही कंज्यूम होनी है आपके पास। तो इस एक्सप्रेशन को हम जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास f0 to 1 जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CL VDD स्क्वायर P0 to 1 इंटू f। अब ये इन दोनों को हमने अलग कर दिया है। f क्या है? अब हम कह सकते हैं कि f इज द मैक्सिमम पॉसिबल इवेंट रेट ऑफ द इनपुट्स, के किस रेट से इनपुट्स जो हैं वो वेरी कर रही हैं। यानी पहले हम कह रहे थे कि f क्या है, f0 to 1 क्या है, आउटपुट की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। अब हम ये f कह रहे हैं कि इनपुट किस रेट से स्विच कर रहे हैं। इनपुट तो मैक्सिमम रेट से स्विच करें, क्योंकि आपकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट के स्विच करने पे डिपेंड तो करती है, लेकिन इन्वर्टर जो है वो सिर्फ तब स्विच करेगा जब आपके पास इनपुट जो है वो 1 to 0 वेरी करेगी, अदरवाइज इन्वर्टर स्विच नहीं करेगा। चाहे बार बार 1 आ रहा है उसके पास तो वो कोई स्विचिंग नहीं करेगा, 1 के बाद दोबारा 1 आ जाए फिर 1 आ जाए। तो इसलिए f क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल इवेंट रेट ऑफ द इनपुट्स। और उसके बाद P0 to 1 क्या है? P0 to 1 बेसिकली प्रोबेबिलिटी है कि हर क्लॉक इवेंट पे क्या 0 to 1 की ट्रांजिशन है होगी आउटपुट पे कि नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं कि हर क्लॉक इवेंट पे जो भी इनपुट चेंज हो रही है उस पे क्या 0 to 1 जो है वो ट्रांजिशन होगी आउटपुट पे कि नहीं। तो ये बेसिकली अब हमने इस फैक्टर को अलग अलग कर दिया। यानी अब आपके पास अगर क्लॉक फ्रीक्वेंसी इनपुट्स की अवेलेबल है तो आप प्रोबेबिलिटी भी उससे निकाल सकते हैं कि आपकी आउटपुट कैसे चेंज होगी। तो इन्वर्टर के लिए अगर आप सिंपली देखें, अगर इनपुट की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो इन्वर्टर की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 हो सकती है। यानी 0 और 1 उसी पैटर्न से आ रहे हों, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो इनपुट की, तो आपके पास एक दफ़ा जो है वो पावर ड्रा होगी, एक दफ़ा कंज्यूम हो जाएगी, फिर ड्रा होगी, फिर कंज्यूम होगी। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 हो जाएगी। तो अब इसमें अगर आप देखें तो डायनामिक पावर जो है आपकी किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। लम्प्ड कैपेसिटेंस अगर आपकी ज़्यादा होगी तो यू विल गोइंग टू कंज्यूम, योर सर्किट विल गोइंग टू कंज्यूम मोर पावर। उसके अलावा सप्लाई वोल्टेज, अब यहाँ पे देखें तो सप्लाई वोल्टेज पे लिमिट आ गई है कि अगर आप सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो यू विल इंक्रीज एक्चुअली डायनामिक पावर। लास्ट टाइम हमने प्रोपगेशन डिले में देखा था कि जब आप अपनी पावर को, जब आप प्रोपगेशन डिले को इम्प्रूव करते हैं तो आप नॉर्मली सप्लाई वोल्टेज को भी चेंज करते हैं। यानी आप सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज करें तो आपका प्रोपगेशन डिले इम्प्रूव करता है, या आप ये कह सकते हैं कि डिक्रीज करता है। लेकिन ये देखें कि ये एक आपके पास ट्रेड ऑफ आ जाएगा कि वहाँ पे आप सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं पावर प्रोपगेशन डिले को नीचे लाने के लिए या स्पीड को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे पावर भी अल्टीमेटली बढ़ेगी बाय इंक्रीजिंग सप्लाई वोल्टेज। तो ये ट्रेड ऑफ आपको डिसाइड करना होता है कि आपके पास किस तरह की एप्लीकेशन है,
क्या उसमें क्या कोई ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं है जिसमें बैटरी एक कंस्ट्रेंट है? अगर बैटरी कंस्ट्रेंट नहीं है तो फिर आप परफॉर्मेंस यानी स्पीड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़, इन चीज़ों को आपको ख्याल रखना पड़ता है कि एक जगह पे वीडीडी को इंक्रीज करने से इम्प्रूवमेंट हो रही है और एक जगह पे आपके पास पावर बढ़ रही है आपके पास। और फाइनली स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो भी बड़ी मैटर कर रही है कि आपकी इवेंट रेट क्या है आपके पास। आउटपुट के इवेंट रेट की बात कर रहा हूँ, इनपुट की नहीं। कि अगर आपकी स्विचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपकी पावर कंज्यूम होगी, अदरवाइज आपकी पावर कंज्यूम नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कोई भी दो रजिस्टर की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक रजिस्टर है जो प्रोसेसर के अंदर लगा हुआ है, तो वहां पे वो प्रोसेसर उस रजिस्टर को बार बार एक्सेस करेगा। इसका मतलब है वहां पे स्विचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और एक रजिस्टर है बायोस का रजिस्टर है, जो सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो इनिशियलाइज कर देता है सारी इनपुट और आउटपुट को, उसके बाद उसका कोई यूजेज नहीं रहता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो रजिस्टर जो है उसका एक्टिविटी फैक्टर बहुत कम है, तो इसलिए वहाँ पे पावर कंजम्पशन कम है। और यहाँ पे पावर कंजम्पशन जो पहले केस हमने देखा है वहाँ पे ज़्यादा होगी आपके पास। अच्छा, ये हमारे पास एक एग्जांपल है टू कैलकुलेट द डायनामिक पावर। अगर हमारे पास 0.25 माइक्रोमीटर का एक इन्वर्टर है, यानी जो वही टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है जो हमने पहले जिसकी एग्जांपल भी की थी, तो अगर वो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है तो आपके पास आपने मैयर क्या करना है, उसकी डायनामिक पावर मैयर करनी है अगर वो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है। तो TPHL क्या है आपके पास 36 पिको सेकेंड, TPLH क्या था 29 पिको सेकेंड। ये लास्ट जो एग्जांपल हमने प्रोपोगेशन डिले की थी ये उस वहाँ से आपके पास वैल्यूज आई। और VDD आपको चाहिए होगी विच इज़ 2.5, और उसके लिए CL भी आपको चाहिए होगा जो कि वहाँ से आप लास्ट एग्जांपल से ले सकते हैं विच इज़ 6 फेम्टोफैरेड। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैक्सिमम आपने बात यह की कि इन्वर्टर अपनी मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्वेंसी से ऑपरेट कर रहा है। तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्वेंसी क्या होगी उसकी? मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्वेंसी यही होगी कि आपके पास पहले जीरो आए, फिर वन आए, फिर जीरो आए। यानी आप ये कह सकते हैं कि पहले हाई टू लो अगर होता है तो फिर लो टू हाई, और फिर हाई टू लो, फिर लो टू हाई। यानी एक दफ यानी अगर लेट से पहले लो टू हाई का साइकिल आता है और उसके बाद फिर लो टू हाई का साइकिल आता है तो फिर एनर्जी ड्रा नहीं होगी। एनर्जी कैसे, किस पैटर्न से ड्रा होगी कि पहले लो टू हाई है, फिर हाई टू लो, फिर लो टू हाई, फिर हाई टू लो। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्वेंसी यही हो सकती है। इसका मतलब है आप दोनों डिलेज को ऐड कर लें तो यही आपका मैक्सिमम डिले हो सकता है बिटवीन स्विचिंग। तो आपके पास एक्चुअली मैक्सिमम पॉसिबल स्विचिंग फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 1/TPHL प्लस TPLH विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 65 पिको सेकेंड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 66 फेम्टोफैरेड इंटू 2.5 होल स्केयर इंटू 1/65 पिको सेकेंड को इसे मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट 580 माइक्रो वाट of dynamic power. Let's say you have 1 million such inverter in your system, तो आप देखेंगे कि आपकी पावर कंजम्पशन 580 वाट हो जाएगी विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन योर पावर। तो इसको आपको कोप करना पड़ेगा। नॉर्मली आपका जो कोई भी गेट जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्वेंसी से ऑपरेट नहीं करता, और नॉर्मली इन्वर्टर तो बिल्कुल नहीं करता। आपका मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्वेंसी पे कभी भी कोई भी सर्किट ऑपरेट नहीं करता। तो इसलिए हमेशा जो स्विचिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो इससे कम होती है। तो अगर हम कहें कि अगर हम स्विचिंग फ्रिक्वेंसी को इससे आधा कर देंगे तो पावर आपकी आधी हो जाएगी। अगर स्विचिंग फ्रिक्वेंसी को 4 टाइम्स कम कर देंगे तो आपकी पावर भी 4 टाइम्स, जो कि 120 के जो है वो करीब हो जाएगी, 120 से मतलब 140 के करीब हो जाएगी। तो आपके पास पावर कंजम्पशन जो है वो कम हो सकती है अगर आपकी स्विचिंग एक्टिविटी कम हो जाए, आपकी स्विचिंग फ्रिक्वेंसी कम हो जाए। बाकी सप्लाई वोल्टेज और इन चीज़ों पे तो डिपेंड करेगी आपके पास, जिसको हम पहले देख चुके हुए हैं। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल आपके पास गिवन है जिसमें हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एट द आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें आप देखें तो क्लॉक रेट, या आप कह सकते हैं कि इनपुट का मैक्सिमम पॉसिबल इनपुट का रेट आपके पास गिवन है। तो आपके पास देखें क्लॉक जो है वो 8 साइकिल्स आपको नज़र आ रही हैं, और आउटपुट जो है वो अगर आप देखें 0 to 1 या लो टू हाई जो ट्रांजिशन है वो आपके पास 2 दफ़ा आपके पास हुई है। एक आपके पास यहाँ पे आपके पास ट्रांजिशन हुई है
और एक आपके पास उसके बाद यहाँ पे लो टू हाई ट्रांजिशन हुई है। और ये याद रखिएगा कि पावर तभी कंज्यूम होगी जब आउटपुट में 0 से 1 की ट्रांजिशन होगी, क्योंकि 1 से 0 की ट्रांजिशन में पावर सप्लाई से ड्रा नहीं होगी, कंज्यूम होगी। कौन सी पावर कंज्यूम होगी? जो ऑलरेडी ड्रा हो चुकी है। तो इसलिए इसमें आपके पास हमने सिर्फ आउटपुट में वही ट्रांजिशन देखनी है जो लो टू हाई होंगी। तो ये बेसिकली इसमें दो लो टू हाई ट्रांजिशन है। और इनपुट का पॉसिबल रेट क्या है? आपके पास 8 क्लॉक साइकिल्स नज़र आ रही हैं। तो आपके पास जो 0 to 1 प्रोबेबिलिटी बनेगी आपके पास इवेंट की, वो होगी 2/8 विच इज़ एक्चुअली 0.25, और यू कैन से दैट योर एक्टिविटी रेट इज़ 25%। अब हम आते हैं शॉर्ट सर्किट पावर कंजम्पशन की तरफ। हमने देखा था, हमने डायनामिक पावर कंजम्पशन में एक कंजम्पशन ली थी कि अगर आपके पास इनपुट आइडियल है, तो इनपुट आइडियल में क्या होता है? आपके पास उसका कोई राइज टाइम नहीं होता, अनलाइक दिस। अब इसमें आपको देख सकते हैं कि आपके पास एक डेफिनेट राइज टाइम और एक डेफिनेट फॉल टाइम होगा इनपुट का। तो जो अजम्पशन हमने डायनामिक पावर कंजम्पशन में ली थी वो सही नहीं है, क्योंकि देयर इज़ अ डेफिनेट राइज एंड फॉल टाइम ऑफ द इनपुट वेव फॉर्म्स। तो जब फाइनाइट स्लोप होगा तो अब क्या होगा? तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लेट्स से यहाँ पे दरमियान में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे, जिसे हम स्विचिंग थ्रेशोल्ड कहते हैं। बेसिकली स्विचिंग थ्रेशोल्ड कौन सा पॉइंट है? देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वो पी मास ऑन होगा और पी मास अल्टीमेटली यहाँ पे कहीं जाके ऑफ होगा, यानी स्विचिंग थ्रेशोल्ड पे जाके आपका गेट स्विच करेगा। अगर तो ये स्लोप होता 0, तो इसका मतलब उससे ये होता कि पी मास पहले ऑन था, एकदम ऑफ हो जाता और एन मास ऑन हो जाता। अब चूंकि आपकी इनपुट में स्लोप आ गया, तो अब आपकी इनपुट जो है वो स्लोली वेरी कर रही है। तो उससे क्या होगा? स्विचिंग थ्रेशोल्ड पॉइंट पे क्या होता है? बेसिकली स्विचिंग थ्रेशोल्ड पॉइंट पे दोनों डिवाइसेस ऑन हो जाती हैं, या इससे पहले भी ऑन होगी। स्विचिंग थ्रेशोल्ड से पहले भी दोनों डिवाइसेस ऑन होंगी और इससे ऊपर भी ऑन होंगी, फिर अल्टीमेटली ऊपर जाके एक ऑफ हो जाएगी एक। और यहाँ आप फॉल टाइम की बात करेंगे तो नीचे आते हुए एक ऑफ होगी एक ऑन होगी, यानी आप स्विचिंग थ्रेशोल्ड पे अगर कहें तो दोनों डिवाइसेस ऑन होती हैं। और अगर दोनों डिवाइसेस ऑन हो जाएं तो क्या होगा कि वीडीडी और ग्राउंड के दरमियान एक डायरेक्ट पाथ बन जाएगा ड्यूरिंग स्विचिंग। यानी आपकी स्विचिंग हो रही है ना 0 to 1, और डायनामिक पावर कंजम्पशन तो कंज्यूम होनी है जो कैपेसिटिव नोड ने चार्ज होना है। लेकिन एक और प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये हो रही है कि आपका एक शॉर्ट सर्किट भी बन रहा है। 0 to 1 एक शॉर्ट सर्किट भी बन रहा है, जो क्या कर रहा है? सप्लाई वोल्टेज को डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा है। तो एक शॉर्ट सर्किट करंट इसमें से फ्लो करना शुरू कर देगी, और जिसकी वजह से क्या होगा? आपकी पावर कंजम्पशन, शॉर्ट सर्किट पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो बेसिकली इनपुट के स्लोप पे डिपेंड करेगा कि इनपुट का स्लोप आपका कितना ज़्यादा है। अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टाइम मिल जाएगा सर्किट को फॉर फॉर बीइंग शॉर्ट, के आपके पास वो ज़्यादा शॉर्ट सर्किट करंट को फ्लो करवा सके। तो कॉन्सिक्वेंटली शॉर्ट सर्किट पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी। इसमें अगर आप देखें तो हम इसमें बेसिकली शॉर्ट सर्किट पावर कंजम्पशन को मेजर कर सकते हैं। इसमें अगर आपके पास इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट जो है वो वेरी कर रही है थ्रेशोल्ड से। बेसिकली जब थ्रेशोल्ड से इंक्रीज करेगी, एक पी मास तो ऑन होगी 0 से, और जो ही आपकी डिवाइस थ्रेशोल्ड से इंक्रीज करेगी तो एन मास भी ऑन हो जाएगी। तो ये वो बेसिकली विंडो है जहाँ पे आपकी इस ट्रांजिशन रीजन के दरमियान में आपकी दोनों डिवाइसेस ऑन हो जाएंगी, क्योंकि पी मास इससे ऊपर जाके ऑफ होता है। तो बेसिकली इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपके दोनों जो है वो आपके पास ये ऑन हो जाएंगी। तो ये सिमिलरली ये जो टाइम बनेगा वो ये टाइम आपके पास जो नज़र आ रहा है, आपके पास शॉर्ट सर्किट टाइम जो है वो इसके दरमियान में आपके पास शॉर्ट सर्किट टाइम बनेगा। अच्छा, अब हम इस जो बेसिकली अब अगर आप देखें तो इसमें करंट कैसे फ्लो कर रही है? आपके पास इनिशियली पी मास ही ऑन था, तो करंट जब एन मास ऑन होगा वोल्टेज बढ़ रही है आपके पास, तो करंट बढ़ती रहेगी, करंट बढ़ेगी। और ये जो पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, जहाँ पे स्विचिंग एक्चुअली चेंज होती है, रोल चेंज होता है, क्योंकि पी मास अभी अपनी इक्वल स्ट्रेंथ के साथ बिहेव कर रहा है, तो करंट, शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो इंक्रीज करती रहेगी। यानी ये वो करंट है जो वीडीडी और ग्राउंड के दरमियान फ्लो कर रही है। तो जो ये वोल्टेज यहाँ पे पहुँच के क्या होगा? मैक्सिमम, यानी दोनों डिवाइसेस सैचुरेटेड हैं या दोनों डिवाइसेस एक्टिव रीजन में हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? आपकी मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। जो ही स्विचिंग पॉइंट क्रॉस करेगा तो आपकी करंट जो है वो अगेन ड्रॉप कर जाएगी।
ठीक है, तो फिर ये 0 की तरफ, और सिमिलरली इसमें भी आपके पास यही होगा। तो ये बेसिकली ये जो टाइम है ना, ये इसके दरमियान जो टाइम है इसको हम शॉर्ट सर्किट टाइम कहेंगे। अच्छा, अब ये इसको अगर आप देखें तो हम इसको एक ट्रायंगल से मॉडल कर सकते हैं। इसकी जो शॉर्ट सर्किट करंट का बिहेवियर होगा बिल्कुल लीनियर टाइप होगा, यानी इनिशियली इंक्रीज करेगा, फिर स्विचिंग पॉइंट्स के बाद डिक्रीज करेगा आपके पास, यानी इनिशियली इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, लीनियरली इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, और ये बिल्कुल एक ट्रायंगल आपके पास बन गई है। इससे हम इसके स्विचिंग पीरियड को एस्टिमेट कर सकते हैं, और एक स्विचिंग पीरियड की एनर्जी भी ड्रा की जाती है, या एक कंप्लीट स्विचिंग साइकिल की एनर्जी भी ड्रा की जा सकती है। तो डायरेक्ट पाथ डीपी से डायरेक्ट पाथ, शॉर्ट सर्किट डायरेक्ट पाथ की वजह से ही बनता है। तो डायरेक्ट पाथ एनर्जी जो होगी इस इन्वर्टर की, वो क्या होगी, बेसिकली आपने करना क्या है, आपने VDD इनटू, अब इसका एरिया फाइंड कर लें ट्राइंगल का। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल इनटू width divided by 2, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारे पास हाइट क्या है इसकी, मैक्सिमम आई पीक, पीक करंट क्या होगी जब आपकी दोनों डिवाइसेस सैचुरेशन में होंगी, तो वो पीक करंट होगी। शॉर्ट सर्किट टाइम मैंने आपको बता दिया कौन सा शॉर्ट सर्किट टाइम होगा, ये बेसिकली ये जो दो पॉइंट्स के दरमियान टाइम है, इट इज एक्चुअली योर शॉर्ट सर्किट टाइम। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट टाइम आपके पास निकल लिया। ये सिमिलरली, तो ये आपके पास बेसिकली करंट इतनी देर के लिए फ्लो करेगी और इस तरह से इस मॉडल के साथ फ्लो करेगी इनटू VDD। तो VI का जो रिलेशन है वो आपको एनर्जी दे देता है, प्लस, और करंट को जब आपने इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेशन ही हुई है बेसिकली, क्योंकि आपने इस एरिया के अंदर देखा, और एरिया जो है वो एक चूंकि ट्रायंगल बन रही थी तो उस एरिया में आपकी करंट आपको मिल गई। सिमिलरली फॉल टाइम के लिए भी आपने करंट, इक्वल करंट आपके पास आएगी, तो आपकी डायरेक्ट पाथ एनर्जी जो है वो बेसिकली बन जाएगी VDD इंटू आई पीक इंटू शॉर्ट सर्किट टाइम। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो पावर कंजम्पशन, डायरेक्ट पाथ पावर कंजम्पशन जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। आपके पास VDD आई पीक शॉर्ट सर्किट टाइम इंटू एफ अगेन एफ इज अ स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा स्विचिंग होगी 0 to 1, उतनी ज़्यादा आपके पास जो है वो क्या होगी, आपके पास डायरेक्ट पाथ पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो सकती है, अगर उसमें शॉर्ट सर्किट टाइम सर्किट को मिलता हो। अगर नहीं मिलेगा तो कोई पावर कंजम्पशन नहीं होगी डायरेक्ट पाथ। तो शॉर्ट सर्किट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, शॉर्ट सर्किट टाइम को ट्रांजिशन टाइम से अगर हम रेफर करें, ट्रांजिशन टाइम क्या होता है जी, टोटल टाइम जो लग रहा है आपकी ट्रांजिशन को, ये टाइम जो है, इस टाइम को हम क्या कहते हैं, इस टाइम को हम ट्रांजिशन टाइम कहते हैं या TS कहते हैं। ये आपके पास क्या हो गया, TS टाइम। अब TS टाइम की रेफरेंस से अगर हम देखना चाहें शॉर्ट सर्किट टाइम को, तो शॉर्ट सर्किट टाइम एक्चुअली इसमें इस विंडो के दरमियान है ना, तो बेसिकली शॉर्ट सर्किट टाइम है VDD माइनस VT माइनस VT, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की विंडो जो है वो, यहाँ से लेके यहाँ तक की विंडो जो है वो बेसिकली वोल्टेज की विंडो बनती है, विच इज एक्चुअली VDD माइनस 2VT, यानी दिस माइनस दिस इज एक्चुअली इक्वल टू VDD माइनस 2VT डिवाइडेड बाय टोटल कितनी चेंज है, VDD, यानी इसके दरमियान में जितनी चेंज है वो VDD है। तो टोटल चेंज VDD है, तो ये बेसिकली एक रेशो बन गया कि यानी इस रेशो को आप बेसिकली VDD माइनस 2VT डिवाइडेड बाई VDD इंटू TS, टोटल ट्रांजिशन टाइम इन मल्टीप्लाई बाय दिस वोल्टेज चेंज इज एक्चुअली योर शॉर्ट सर्किट टाइम, क्योंकि इसमें हमने ओवरऑल जो रेशो है, ओवरऑल चेंज VDD है, और जो शॉर्ट सर्किट की चेंज है VDD माइनस 2VT है। तो एक्चुअल अगर आपके पास टोटल ट्रांजिशन टाइम गिवन है तो उससे भी आप शॉर्ट सर्किट टाइम निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली आपके पास अगर राइज और फॉल टाइम गिवन है तो उससे भी आप अपना शॉर्ट सर्किट टाइम निकाल सकते हैं। आपको पता है कि आपका राइज टाइम जो है वो किसके इक्वल होता है, राइज टाइम और फॉल टाइम नॉर्मली 80% ऑफ द ट्रांजिशन टाइम को हम कहते हैं, यानी 0.8 इंटू TS। तो यहाँ से TS क्या निकलेगा आपके पास, TS आपके पास निकलेगा, TS इज एक्चुअली इक्वल टू पॉइंट TR डिवाइडेड बाय TR या TFA की बात है,
डिवाइडेड बाय 0.8। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो यानी अगर आपको ट्रांजिशन टाइम गिवन है तो आप शॉर्ट सर्किट टाइम निकाल सकते हैं। आपको राइज या फॉल टाइम, ये बेसिकली राइज और फॉल टाइम की बात हो रही है, दोनों में से एक भी गिवन है तो आप अपना शॉर्ट सर्किट टाइम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। तो ये थी कुछ बात शॉर्ट सर्किट पावर कंजम्पशन की एक्सप्रेशन की। आप इस तरह से इसे शॉर्ट सर्किट पावर को कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसमें पीक करंट कैसे फाइंड करेंगे? पीक करंट आप फाइंड कर सकते हैं बाय इक्वेटिंग द करंट इक्वेशन एट वेलोसिटी सैचुरेशन रीजन। नॉर्मली आपने कहा कि आपकी दोनों डिवाइसेस इस पॉइंट पे सैचुरेशन रीजन में होगी, तो जो भी वो करंट फ्लो कर रही होगी एट दी हाफ वोल्ट, किस वोल्टेज पे? बिल्कुल हाफ वोल्टेज होगी इस पॉइंट पे, यानी VDD डिवाइडेड बाय 2 वोल्टेज इनपुट अगर आपके पास उसको दें, बाकी सारे कांस्टेंट रखें, तो आपके पास जो करंट आएगी वो पीक करंट इसमें से फ्लो करेगी आपके पास। इस स्लाइड में बेसिकली बात की गई है शॉर्ट सर्किट पावर कंजम्पशन की विद रिस्पेक्ट टू लम्प्ड कैपेसिटेंस। अगर आपके पास लम्प्ड कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा हो, आपके पास यहाँ भी ये कह सकते हैं कि आपका प्रोपगेशन डिले जो है, जो नज़र आ रहा है आपको, हाई टू लो बहुत आपके पास ज़्यादा है, यानी आपके पास CL जो है वो बहुत हाई है, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि आपकी जो डिवाइस है उसमें से शॉर्ट सर्किट करंट बहुत कम फ्लो करेगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह इस तरह से है कि VDD को आपके पास लेट से पहले आपके पास जब लो टू हाई वोल्टेज गुजरी होगी, यानी आपके पास पहले आपके पास ये 1 से चार्ज है फुली, इनपुट लो टू हाई गुजरी होगी तो ये 1 से फुली चार्ज है। अब जो ही ये इनपुट में ट्रांजिशन आ रही है, इनपुट स्लोली वेरी कर रही है और इनपुट फास्टली वेरी कर रही है और आउटपुट जो है वो बहुत स्लोली वेरी कर रही है। तो क्या होगा कि इनपुट अपनी ट्रांजिशन जब पास करेगी तो हो सकता है जो आउटपुट की ट्रांजिशन है वो यहाँ से यहाँ तक ही हो सके, बिकॉज ऑफ दिस वेरी हाई कैपेसिटिव लोड। तो क्या होगा कि जब बहुत थोड़ी वेरिएशन होगी, लेट से 5 वोल्ट से 2.5 वोल्ट थी अगर VDD, तो जो वेरिएशन हुई वो 2.4 तक पहुंची सिर्फ, क्योंकि उसको टाइम बहुत कम मिला। इनपुट ने इतनी देर में जो स्विचिंग करके 1 तक पहुंच गया, क्योंकि ऊपर जाके तो एक डिवाइस ऑफ हो जाएगी। तो अब देखें 0.1 का डिफरेंस आया, यानी ये भी 2.5 से चार्ज है अगर इनिशियली, और सप्लाई वोल्टेज भी 2.5 है, तो इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, शॉर्ट सर्किट करंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब ये जितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी उतनी शॉर्ट सर्किट करंट ज़्यादा होगी। अब चूंकि ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही बिकॉज ऑफ वेरी हाई लम्प्ड कैपेसिटेंस, इसको डिस्चार्ज करने के लिए आपको टाइम चाहिए था और वो टाइम आपको इस मिला नहीं, क्योंकि इनपुट ने जल्दी से ट्रांजिशन करके निकल गई है अपने ट्रांजिशन रीजन से। तो इसलिए ऐसे सर्किट्स जहाँ पे लम्प्ड कैपेसिटेंस आपकी ज़्यादा होगी वहाँ पे शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। लम्प्ड कैपेसिटेंस अगर आपकी ज़्यादा होगी तो आपके सिस्टम का डिले भी ज़्यादा होगा। तो नॉर्मली आपके पास ऐसे जितने भी सिस्टम है जिसमें आप पावर सेविंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप प्रोपगेशन डिले को रिड्यूस कर रहे होते हैं। उसके बेस्ट एग्जांपल आपके मोबाइल प्रोसेसर्स हैं। मोबाइल प्रोसेसर्स में आपकी पावर कंजम्पशन बहुत कम होती है, लेकिन स्पीड भी आपकी फिर डेफिनेटली कम होगी उसकी वजह से। अच्छा, इसमें अगर दूसरा केस अगर आप देखें, दूसरे केस में वही इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं लेकिन अब लम्प्ड कैपेसिटेंस बहुत कम हो गई है, यानी आप ये कह सकते हैं कि आपके पास इस ट्रांजिशन के दौरान लम्प्ड कैपेसिटेंस अपने आप को मल्टीपल टाइम्स जो है वो चार्ज डिस्चार्ज कर सकती है। यानी यहाँ पे इनिशियली 2.5 था अगर, तो यहाँ पे भी 2.5 है, तो क्या कर रहा है ये डिवाइस, क्या कर रही है ये डिवाइस, ये कर रही है चूंकि लम्प्ड कैपेसिटेंस बहुत कम है, तो ये इसको जितना टाइम मिला इसमें ये बहुत मल्टीपल टाइम्स जो है वो डिस्चार्ज और चार्ज साइकिल इसमें से गुजरेगा। यानी 2.5 एकदम डिस्चार्ज हुआ और फिर क्या हुआ, जब ये डिस्चार्ज 0 हो गई तो फिर ये इसको चार्ज करने के बाद फिर ये डिस्चार्ज होगा, यानी एक डायरेक्ट पाथ आपको बनता हुआ नजर आ रहा है VDD और ग्राउंड के दरमियान। और इस वक्त शॉर्ट सर्किट पावर जो है वो आपकी मैक्सिमम कंज्यूम होगी। तो यहाँ में हमें एक रिलेशन समझ आ गया कि अगर हमारे पास लम्प्ड कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी तो आपके पास लम्प्ड कैपेसिटेंस क्या है जी, पैरासाइटिक कैपेसिटेंस, उसमें आगे गेट की फैन आउट की कैपेसिटेंस भी शामिल हो जाती है। तो लम्प्ड कैपेसिटेंस अगर आपके पास किसी भी डिज़ाइन की ज़्यादा होगी तो उसमें शॉर्ट सर्किट पावर का जो प्रॉब्लम आएगा वो कम होगा। और अगर लम्प्ड कैपेसिटेंस बहुत कम है तो आपकी पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगी, वो आपको यहाँ से मैंने बताया भी है कि कैसे बढ़ेगी। और उसके बाद जो है वो
इस ग्राफ से भी आप देख सकते हैं कि आपके पास लम्प कैपेसिटेंस जब आपके पास 500 है तो आपके पास ये रेड जो है वो ग्राफ आपको शो कर रहा है कि आपकी शॉर्ट सर्किट पावर कंजम्पशन बहुत कम है। ये एक्सिस शॉर्ट सर्किट दिखा रहा है और ये आपके पास टाइम एक्चुअली दिखा रहा है। तो अब देखें कि फॉर डेफिनेट टाइम आपके पास पावर कंजम्पशन बहुत कम, शॉर्ट सर्किट करंट बहुत कम है, डेफिनेटली शॉर्ट सर्किट पावर कंजम्पशन भी बहुत कम होगी। जो जो आपकी लैम्प कैपेसिटेंस बढ़ रही है आपका पावर कंजम्पशन जो है वो आपके पास जो है वो इंक्रीज कर रही है शॉर्ट सर्किट पावर कंजम्पशन। तो ये एक रिलेशन था शॉर्ट सर्किट पावर कंजम्पशन का विद रिस्पेक्ट टू लैम्प कैपेसिटेंस। तो फाइनली हम बात करते हैं स्टैटिक पावर कंजम्पशन की। स्टैटिक पावर कंजम्पशन कब एग्जिस्ट करेगी? जब आपके पास कोई स्विचिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो फिर भी सप्लाई रेल्स के दरमियान में अगर करंट फ्लो कर रही है तो इसका मतलब है देयर इज़ अ पावर कंजम्पशन एंड इट इज़ आल्सो इन द एब्सेंस ऑफ स्विचिंग एक्टिविटी। तो ये स्टैटिक पावर कंजम्पशन जो है ये आपके पास ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि आप एक्चुअली आपकी डिवाइस स्टैंड बाय मोड में भी होगी तो पावर कंज्यूम होगी। तो इसका नॉर्मली रिलेशन जो है वो इस तरह से देखते हैं हम, पी स्टैटिक इज इक्वल टू आई स्टैटिक इंटू वीडीडी। वीडीडी तो आपको पता है सप्लाई वोल्टेज होगी और आई स्टैटिक जो है वो नॉर्मली गिवन होती है आपको कि कितनी होगी। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू द लीकेज करंट पर यूनिट ड्रेन एरिया and it typically varies from 10 to 100 picoampere per millimeter square and this is at room temperature। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्टैटिक पावर कंजम्पशन भी बढ़ेगी। ये आपको पता है, आप अगर आप रिवर्स बायस जंक्शंस को अपने रिकॉल करें डायोड्स में तो वहाँ पे रिवर्स बायस जो करंट थी वो बेसिकली टेम्परेचर पर डिपेंड करती थी। अगर ये इंक्रीज़ करेगा तो आपके पास इस तरह से प्रॉब्लम आएगी। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस स्टैटिक पावर कंजम्पशन में जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं। इसमें दो सोर्सेज होती हैं। एक आपके पास ड्रेन लीकेज करंट, यानी आपके पास दो जंक्शन बनते हैं ना, जो हमने पहले भी स्टडी किया था, ड्रेन बल्ब सोर्स बल्ब। अब ड्रेन बल्ब और सोर्स बल्ब को आप रिवर्स बायस जंक्शन बनाते हैं ताकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट ना करना शुरू कर दे। तो अब देखें आपके पास दो डायोड बेसिकली बन गए, रिवर्स बायस डायोड, एक सोर्स ड्रेन एक सोर्स बल्ब और एक ड्रेन बल्ब। अब इसकी वजह से जो है वो आपके पास ये जंक्शन जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे और यहाँ से लीकेज करंट भी रिवर्स करंट एक फ्लो करती रहेगी। हर टाइम आपके पास कुछ ना कुछ करंट फ्लो करती रहेगी। उसके अलावा एक और जो चीज़ है सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन, उसमें भी एक करंट फ्लो करती रहती है, वो आपको पता है। और वो सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन या करंट जो है वो डिपेंड करती है कि थ्रेशोल्ड है कितनी डिवाइस की। अगर थ्रेशोल्ड डिवाइस की ज़्यादा है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, अगर थ्रेशोल्ड डिवाइस की ज़्यादा है आपके पास तो आपके पास उसके डिके करने के, ज़ीरो पे डिके करने के चांसेस जो हैं वो आपके पास वो लेट आपके पास डिके करेगी ज़ीरो पे। और अगर आपके पास थ्रेशोल्ड बहुत कम है तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास उसको हो सकता है वो ज़ीरो पे डिके करे ही ना। इसमें तो फिर भी ज़ीरो पे डिके कर रही है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड आपकी हो सकता है ज़ीरो पे डिके करे ही ना आपके पास और आपकी एक फाइनाइट करंट फ्लो करती रहे। तो जो जो आपकी थ्रेशोल्ड डिक्रीज़ करती है, जो कि विद टेक्नोलॉजी डिक्रीज़ भी करती है, तो डेफिनेटली आपके पास जो करंट का फ्लो है वो हो सकता है एट 0 वोल्ट भी आपके पास ज़ीरो ना हो, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट जो है वो इन स्टैटिक सोर्सेज की वजह से आपके पास ज़रूर फ्लो करता रहेगा। तो ये थी हमारी पावर कंजम्पशन, जिसमें हमने डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी किया। सबसे पहले हमने डायनामिक पावर को देखा, फिर हमने शॉर्ट सर्किट पावर कंजम्पशन को देखा कि किस तरह से वो आपके सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है, फिर हमने फाइनली स्टैटिक पावर कंजम्पशन को देखा। स्टैटिक पावर कंजम्पशन में आपके पास दो सोर्सेज हैं मेजर, एक ये आपके पास जो डायोड्स रिवर्स बायस डायोड बन रहे हैं ड्रेन बल्ब और सोर्स बल्ब के जंक्शंस पे, और उसके अलावा सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन जो आपकी थ्रेशोल्ड के दरमियान, थ्रेशोल्ड और ज़ीरो के दरमियान में एक रीजन जो हमने पहले देखा था, वहाँ पे भी एक करंट फ्लो करती रहती है जो एक्सपेंशियली डिके करती है। उस पे बेसिकली आपके जो है ये स्टैटिक पावर कंजम्पशन उस पर डिपेंड करेगी और वो फर्दर जो है वो थ्रेशोल्ड पे डिपेंड करेगी। अगर थ्रेशोल्ड कम होगी तो उसको डिकेइंग टाइम जो है वो या स्लो फैक्टर उसका जो है वो डिसाइड करेगा कि क्या वो ज़ीरो पे जाएगी या नहीं जाएगी। और जितना ज़्यादा थ्रेशोल्ड कम होगा तो उसके पास उतना मार्जिन कम होता जाएगा ज़ीरो पे जाने के लिए।